हाँ, तो फिर से आ जाइए। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए दिक्कत हो गई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सारे दंड सिद्धांतों को एक साथ मिलाया जाए, आदर्शात्मक को मिला दिया जाए, निरोधात्मक, प्रतिशोध और सुधारात्मक सबको एक साथ मिलाया जाए और उसके गलती के अनुसार दंड की व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके स्थिति के अनुसार कोई भी गलती करे और उसे कोई भी दंड दे दिया जाए। तो सभी विद्वानों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चारों का समावेशी एक कानून हो जो संविधान कहलाएगा और उस संविधान में एक दंड संहिता भी होनी चाहिए और उसी दंड संहिता के हिसाब से कानून के तोड़ने के अनुसार विवेक रूप से सोचने के बाद उसे दंड दिया जाना चाहिए। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बहुत बढ़िया भैया, ताली बजाइए, कार्यक्रम हुआ समाप्त, दंड हम देने के स्थिति में आ गए। हालांकि हमें दो विद्वानों को भी पढ़ना है उनके दंड के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे दंड के संबंध में मत है वो बेंथम साहब का है और दूसरा ग्रीन का मत है। अब बेंथम कहते हैं कि दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके 4 रूप उन्होंने अपने मत में रखे जो प्रारंभ में हमने देखे हुए हैं। जैसा प्रारंभ में हमने जो आवश्यक तत्व तो पढ़ रखा है दंड का, लगभग उसी के आसपास इनका भी मत घूमता है। चूंकि इनसे प्रश्न उठते हैं तो इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इनका जो सबसे बड़ा मत है, मतलब जिसके ये सबसे ज्यादा विरोधी रहे हैं, वो प्राण दंड के बारे में है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि किसी को कैसे भी प्रकार की समस्या हो, कैसा भी उसने कार्य किया हो गलत से, आवश्यक नहीं है कि सदैव प्राण दंड ही दिया जाए, यानी उसे मृत्यु दंड ही दिया जाए, मार दिया जाए। चूंकि बेंथम साहब जब अपने स्थिति में थे, यूरोपीय स्थितियों में देख रहे थे कि छोटी छोटी गलतियों पे भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अब एक उदाहरण मैं बताता हूं। गैलीलियो साहब संभवतः 16वीं शताब्दी में बहुत प्रकांड वैज्ञानिक रहे, विद्वान व्यक्ति थे। अब धर्म के खिलाफ वो अपना कदम बढ़ाने लगे। गैलीलियो साहब भी दूरबीन की खोज करता है। चूंकि उस समय पोप का राज सबसे ज्यादा था ईसाई धर्म में, पोप सबसे ऊपरी स्थिति पे रहते थे। वो जो कहते थे वही राजा भी करता था, वही प्रजा भी करते थे। लगभग वही स्थिति आज भी है। चूंकि बहुत देशों में संविधान की स्थिति बन गई है तो बहुत ज्यादा प्रभाव उनका नहीं पड़ता है। लेकिन ये तब की बात है गैलीलियो साहब के समय की, जब सबसे ज्यादा प्रभाव था ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म में पोप का। गैलीलियो साहब ने क्या किया कि आसमान में जो तारे दिख रहे थे, नक्षत्र वगैरह, उसके बारे में तार्किक रूप से अपना ज्ञान देना शुरू किया और जो आडंबर उस समय फैले हुए थे उसका कटाक्ष करना शुरू कर दिया। चूंकि बहुत सारे नियम धर्म से आए हैं, रीति रिवाज से आए हैं, तो पोप को बड़ी समस्या होने लगी और इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया। वो इसलिए नहीं कि उसने कोई गलती करी थी, बल्कि इसलिए कि धर्म के विपरीत हो जाने लगा था, उनके क्रियाकलाप के बीच में आने लगा था, उनके आडंबरों को प्रभावित करने लगा था। तो बेंथम साहब का भी यही मत था कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कुछ स्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ बातों के बारे में समझना चाहिए, और वही जो उनकी टिप्पणियाँ थी उसी को हमें पढ़ना है। उन्होंने सबसे पहला कहा कि जब आप दंड दीजिए तो सबसे पहले देखिए कि अपराध का प्रकार क्या है, मतलब वो किस प्रकार का अपराध कर रहा है। दंड देने से पहले ये सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत छोटी चीज़ कर रहा है और आप दंड उसे कुछ बड़ा दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये देखिए कि परिस्थिति क्या है दंड करते समय, अपराध करते समय उसकी परिस्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो भूखा है और रोटी की चोरी कर रहा है तो आप उसे चोरी का इल्जाम दे देंगे और उसका हाथ काट लेंगे, क्योंकि नियम में तब तो यही था। तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियां देखिए कि उसने जो अपराध किया है उसकी परिस्थिति क्या है, क्या वो आवश्यकता थी उसकी या उसका उदंडता था। तो बेंथम साहब का दूसरे रूप। तीसरा उन्होंने कहा कि उद्देश्य के बारे में देखिए कि व्यक्ति जब अपराध कर रहा था तो परिस्थिति क्या थी और परिस्थिति के बाद उससे उत्पन्न वाला उद्देश्य क्या है।
यानी वो क्यों ये चोरी करने के लिए विवश हुआ, या ये अपराध करने के लिए वो विवश क्यों हुआ। आपको एक उदाहरण देता हूँ, फूलन देवी का। बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछली शताब्दी की बात है। उनके साथ बीहड़ में बलात्कार किया कुछ 15-20 लोग, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 4-5 लोगों ने उनका बलात्कार किया और उनको बहुत मारा पीटा। हालांकि इस कारण से उनके दोष को यहाँ जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मैं उद्देश्य और परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। और वो जब बीहड़ के जंगलों में गई, डाकू बन गई, और उसके बाद उन्होंने ऐसी परिस्थिति के विपरीत जो उनके साथ गलत हुआ, वो एक स्थान पर खड़ा करके 20 लोगों को गोलियों से भून देती हैं। वैसे ही उद्देश्य की बात वो भी कर रहा है कि आप उसे ऐसा दंड मत दे दीजिएगा, उसके लिए ऐसी स्थिति मत पैदा कर दीजिएगा कि दंड का ऐसा रूप ना उसके साथ अख्तियार किया जाए कि उसके उद्देश्य को वो नकारात्मक रूप से ले। कहने का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को दवा की आवश्यकता है, उसके माँ परिवार में कोई या पति पत्नी कोई बहुत बीमार है, उसे दवा की बहुत आवश्यकता है, तो ये अपराध करेगा वो। परिस्थिति ये है कि उसके घर पे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उद्देश्य ये है कि वो उनका जीवन बचाना चाहता है, और इसलिए उसने क्या कर दी, चोरी। तो इसकी स्थिति वैसी चोरी पे मत रख दिया जाए जो किसी राजमहल में घुस करके डाकू के रूप में चुराया जाए, जो किसी के घर में जिरा कटी करके यानी रात के अंधेरे में चोरी कर लिया जाए, उस स्थिति में इसको ना जोड़ा जाए। ये चोरी तो है, लेकिन उसकी परिस्थिति और उद्देश्य अलग अलग है। तो बेंथन साहब ने अपनी ये बात कही, लोगों को पसंद भी है। उसके बाद कहा गया कि किस पर किया गया अपराध है, इसके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत तार्किक रूप से सही नहीं है। अपराध अपराध होता है, वो चाहे जिस प्रकार से किया गया हो। लेकिन बेंथन साहब का मत था कि जो उसने गलती करी है, जो अपराध उसने किया है, या हत्या कर दे या चोरी कर ले या उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करे, आप ये भी देखिए कि जिस पे किया गया है क्या वो व्यक्ति सही है, उस हिसाब से भी दंड का प्रावधान किया जाए। अब जैसे फ्रांस में लुई 14वां था, राजा था, प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसके परिवार को जहां जो मिला उसे मारा काटा गया, तो उसकी सजा भी वही नहीं दी जानी चाहिए जो उसके लिए नियम बनाए गए हैं। उसके लिए विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, उद्देश्य के बारे में बात करना चाहिए, और तब सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बेंथन साहब के ये 4 मत दिए। और उस पर एक विद्वान है डेविडसन साहब, उन्होंने कहा कि बेंथम का विचार है कि दंड देने में भावना या दुर्भावना से काम लिया जाना चाहिए। मतलब डेविडसन साहब कहते हैं कि बेंथम साहब के कहने का अर्थ ही यही है कि भैया जब भी आप किसी को दंड दीजिए तो आंख मत बंद करिए, नियम के अनुरूप मत चलिए, उसकी स्थिति के बारे में भी समझिए, भावना के बारे में भी बात करिए, और तब दंड का निर्धारण करिए। सही बात हुई, ठीक चीज था। तो बेंथम साहब की बात खत्म हो गई। अब एक व्यक्ति के बारे में हमें और पढ़ना है, वो ग्रीन महोदय हैं, और बगल में मैंने लिख रखा है। ग्रीन का मत ऐसा नहीं है, ग्रीन बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से ये बात नहीं करते हैं। उनके कहने का मतलब है जो हमने इसके पहले दंड के बारे में समझा। ग्रीन कहते हैं कि आप दंड दीजिए, प्रतिशोध में भी दीजिए, निवारक भी दीजिए, सुधार भी दीजिए, और आदर्शवादी भी दीजिए, और सभी दंड को एक जगह सम्मिलित करिए, एक नया नियम, एक दंड संहिता बनाइए, और उस हिसाब से लोगों को दंड दीजिए। और ये भी लगभग बेंथन साहब का समर्थन करते हैं। बहुत पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता कि सहमत थे। अगर वो सहमत होते तो ये 2 लकीरों, ये एक लकीर की आवश्यकता यहाँ नहीं होती। ग्रीन साहब का विचार है कि ऐसा मत करिए कि आंख के बदले आंख ही लीजिए, लेकिन उसे दंड अवश्य दीजिए। अगर किसी ने हत्या कर दी है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हत्या के बदले हत्या ही की जाए, उसे सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए, और दंड के रूप में उसको कुछ ना कुछ सजा भी मिलनी चाहिए। तो 2 विद्वानों को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे आते हैं और अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। यानी भैया बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं।
राज्य की सारी व्यवस्था समझने के बाद, दंड कानून, स्थिति, जनसंख्या, भूगोल सब समझने के बाद अब हम आ चुके हैं जीवन समाप्ति पे, यानी मृत्यु दंड पे। और शीर्षक है क्या मृत्यु दंड होना चाहिए। इसमें भी दो मत हैं, आवश्यक है दो मत होने ही होने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई एक पक्ष का होगा एक विपक्ष का होगा, सबके अपने मत होंगे, सब उदाहरण देंगे, तार्किक रूप से सिद्ध भी करेंगे और अंत में जाकर के निष्कर्ष भी निकलेगा। अब मैं चाहता हूं आप सोचिए कि क्या मृत्युदंड की आवश्यकता है समाज में। अपने विचार से आप अपनी बात रखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपने विचार रखें। हालांकि विद्वानों ने जो इसके पक्ष में बात कही गई है वो सबसे पहले कहा गया है कि राजद्रोह जैसे मामलों में मृत्युदंड आवश्यक है। वो कहते अगर कोई व्यक्ति राज्य के बारे में गलत बात करे, चूंकि ये राज्य की बात ही हो रही है, तब देश का व्यवस्था नहीं था। आज भी जो हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं वो राज्य के नाम से ही पढ़ते हैं, जिसमें संप्रभुता हो। ठीक चीज़ है, वो मैंने बता दिया पहले, अब आप इस पे बात करते हैं। कहा गया है कि मृत्युदंड को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मृत्युदंड जीवित रहना चाहिए और ऐसे समय में होना चाहिए कि जब व्यक्ति राष्ट्र के विपरीत अपनी बातें रखना शुरू कर दे और राष्ट्र के विद्रोह में अपना साथ देना शुरू कर दे, राज्य की भलाई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे और कोई ऐसा काम करे जो राज्य के अस्तित्व पे प्रश्न उठाता हो, तो भैया उसे मृत्युदंड में, तो उसे सजा में मृत्युदंड देना आवश्यक है। दूसरा, वो कहते हैं कि मृत्युदंड देने से अपराध में कमी होगी। अब ये वही है जो निरोधक सिद्धांत अपने अंदर समाहित करता है। वो कहते हैं कि अगर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाएगा ना, तो अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगेगा, लोगों को समझ में आएगा कि भैया मरेंगे तो है नहीं। हालांकि बहुत हद तक ये बात सही भी है, लेकिन उदाहरण के रूप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां मृत्युदंड नहीं है, फिर भी वहां अपराध ना के बराबर है। लोगों ने कहा अच्छा ये बात भी सही है। तीसरा जो पक्ष में व्यक्तियों ने कहा कि इसकी सजा देने पे लोग इसके समर्थन से दूर होंगे। लोग का यहां अर्थ है गलत लोग, असामाजिक व्यक्ति की बात यहां हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर ये मृत्युदंड की सजा रहेगी तो लोग अपराध करने से डरेंगे और उनके बीच में एक उदाहरण के रूप में सेट कर दिया जाएगा कि भैया गलती करेंगे तो मृत्युदंड मिलना आवश्यक है, आप मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मत दिए गए। अब दूसरा मत आता है विपक्ष। वो कहता है कि मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है समाज में। वो कहता है कि एक सभ्य समाज किसी के जीवन को इतनी तत्परता के साथ नहीं ले सकता कि उसमें सुधार की व्यवस्था ना हो। बहुत सही बात है। हमेशा ये कि रास्ता खुला होना चाहिए कि अगर आपसे गलती हो जाए तो उसे सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप तत्परता के साथ उसे मृत्युदंड दे रहे हैं तो आप सुधार का व्यवस्था कहाँ से करेंगे, क्योंकि जीवन समाप्त हो चुका है, अब आप उसे वापस नहीं ला सकते। सबसे पहली बात मृत्युदंड के बारे में यही कही गई और ये बात टाफ्ट महोदय ने बहुत ही जोर शोर से उठाया था 16वीं 17वीं शताब्दी में, जब मृत्युदंड के बारे में लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, हॉलैंड, यहां पे मृत्युदंड को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है और लगभग भारत में भी मृत्युदंड को कठोरता के साथ सिकोड़ दिया गया है, संकुचित कर दिया गया है कि प्रत्येक नियमों में मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। अब तो संभवतः ऐसी स्थिति भी आ गई है कि आप हत्या के बाद भी आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों पक्षों को देखने के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया, विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला
कि सबसे जरूरी चीज़ ये है कि मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त करने के स्थान पर उसे संकुचित कर दिया जाए। और मृत्युदंड की स्थिति वही होनी चाहिए जब अपराध बहुत ही भयानक हो और समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि इस व्यक्ति के रहने से समाज में सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ फैलेंगी और लोग इसके आसपास भी भटकना नहीं चाहेंगे। तो इसे समाप्त कर देना ही आवश्यक है और मृत्युदंड इसे दे देना चाहिए। जय हिंद। तो दोस्तों, ये था बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान। देवेश और आपका संबंध यहाँ पे आज रुकता है। अब हम अगली वीडियोज़ में मिलेंगे नए विषय के साथ, नए सेमेस्टर के साथ। आप लोग अपनी बातें जरूर हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और खूब सारा मज़ा करिए। और आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। जय हिंद।